ऑथर कहते हैं कि पहले वो एक होटल में काम करते थे जहां पर एक गेस्ट बार बार आता था। ये एक मिलियनर था क्योंकि वाईफाई राउटर्स में इन्होंने 20 की एज में ही एक की कंपोनेंट का पेटेंट करवाया था। इसके अलावा भी यंग एज में इन्होंने काफी कंपनियां बेची थी, लेकिन पैसे को लेकर इनकी कुछ बचकानी हरकतें थी। हमेशा वो खुद के साथ लाखों रुपए कैश में लेके घूमते थे ताकि वो लोगों को ये दिखा सके कि वो कितने अमीर हैं। एक दिन वो होटल में आए और एक वेटर को एक नोट की गड्डी पकड़ा के कहा, जाओ सामने वाली दुकान से 2-3 गोल्ड के सिक्के ले आओ। उसके बाद उस टेक मिलियनेयर ने उन गोल्ड कॉइन्स को अपने दोस्तों के साथ सी में फेंकना स्टार्ट किया, जैसे कि वो कोई पत्थर फेंक रहे हो, और ये देखने के लिए कि कौन कितनी दूर सिक्के फेंक सकता है। ये सब मस्ती के लिए था और ऑब्वियसली बहुत ही जल्द ये मिलियनेयर ब्रोक हो गया। साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे के कुछ रूल्स हैं, ये सिर्फ इंटेलिजेंट के पास नहीं रहते बल्कि जो इन रूल्स को समझता है उसके पास ही रहते हैं। और आज हम इस वीडियो में साइकोलॉजी ऑफ मनी के 7 रूल्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहला रूल आता है लक एंड रिस्क। बिल गेट्स जब 13 साल के थे तब उन्हें क्लासमेट मिला जिसका नाम था पॉल एलन। एलन ऑब्सेस्ड थे अपने स्कूल कंप्यूटर से और दोनों की जोड़ी बन गई। उस टाइम पर कंप्यूटर्स बहुत नए थे और हर किसी स्कूल के पास कंप्यूटर्स नहीं होते थे, लेकिन लेकसाइड स्कूल एक ऐसी जगह थी जिन्होंने उस वक्त कंप्यूटर्स में इन्वेस्ट किया था। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशंस की बात करें तो 1968 में 303 मिलियन बच्चे थे जिनकी एज हाई स्कूल में जाने लायक थी। इनमें से 18 मिलियन बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स में रहते थे, जिसमें से 2,70,000 बच्चे वॉशिंगटन स्टेट में थे, 1 लाख सियाटल एरिया में थे और सिर्फ 300 बच्चे लेक साइड स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। यानी 1968 में 303 मिलियन में से सिर्फ 300 बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो कंप्यूटर्स पर काम कर सके, यानी 1 in a million अपॉर्चुनिटी। और उन 300 बच्चों में से बिल गेट्स एक बच्चे थे। बिल गेट्स ने खुद माना था कि अगर लेक साइड नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट नहीं बन पाता। लेकिन क्या आपको केंट इवेंस की स्टोरी के बारे में पता है? केंट भी उन 300 बच्चों में से एक थे जो लेक साइड स्कूल में बिल गेट्स के साथ पढ़ाई कर रहे थे। बिल गेट्स और केंट 8th स्टैंडर्ड में एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे और बिल के अकॉर्डिंग केंट मैथ्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। एक बार लेक साइड स्कूल में प्रॉब्लम आ रही थी कि स्कूल में बच्चे जो क्लास अपनी मर्जी की अटेंड करना चाहते हैं उसे कर सके, लेकिन इसे मैनुअली करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स पड़ रहा था। स्कूल ने केंट और बिल गेट्स को इसका प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए कहा और दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम को आसानी से बना दिया। बिल गेट्स और केंट इवेंस कंप्यूटर के फ्यूचर को लेके घंटों तक फोन पर बात करते रहते थे। बिल गेट्स कहते हैं, मुझे केंट का फोन नंबर अभी तक याद है, लेकिन इसके बावजूद हमें केंट का नाम अभी तक नहीं पता। एक्चुअल में हुआ यह था कि माउंटेनियरिंग करते वक्त केंट की डेथ हो गई थी। 1 मिलियन में एक ही इंसान माउंटेनियरिंग से मरता है और अनफॉर्चुनेटली वो केंट थे। इन शॉर्ट दोनों बिल गेट्स और केंट के लिए लक ने काम किया था, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो पॉइंट ये है कि कई बार कई फोर्सेस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती वो हमारे लिए काम करती हैं, अच्छा या बुरा, लेकिन हमें उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि उस पर फोकस करना है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेवर इनफ। रजत गुप्ता कोलकाता में पैदा हुए थे, लेकिन जो उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया वो फिनोमिनल था। अपने 40s में मैकेंजी में वो CEO बन गए, जो कि एक वर्ल्ड फेमस कंसल्टिंग फर्म है। बिल गेट्स के साथ उन्होंने फिलैंथ्रोपिक काम भी किया। 2008 में गुप्ता की नेट वर्थ $100 मिलियन थी। ये इतना पैसा है कि अगर इसे हम बैंक में डाल दें और हमें 5% इंटरेस्ट रेट मिलता है तो हर घंटे हमें 43,000 रुपीस मिलते रहेंगे, और वो भी 24 घंटे इंटू 365 दिन। बट रजत गुप्ता बिलियनियर बनना चाहते थे। 2008 में गोल्डमैन सैक्स में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, जो कि एक US का इन्वेस्टमेंट बैंक है। वॉरेन बफेट ने इसमें $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का सोचा ताकि इसकी सिचुएशन ठीक की जा सके। सबको पता था कि अगर वॉरेन बफेट इस बैंक में बैकिंग देते हैं तो इसके शेयर प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब क्योंकि रजत गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड मेंबर थे तो उन्हें इस इंफॉर्मेशन का पहले से पता था। गुप्ता ने राज रत्नम को कॉल किया और कुछ ही टाइम में राज ने गोल्डमैन सैक्स के 1,75,000 शेयर्स खरीद लिए। जैसे ही ये डील अनाउंस हुई कि वॉरेन गोल्डमैन में $5 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो राज ने कुछ ही आवर्स में $1 मिलियन कमा लिए। इसके बाद पता है कि इन दोनों के साथ क्या हुआ? गुप्ता और राज इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में जेल चले गए। ऑथर कहते हैं कि हमें एक अमाउंट चाहिए होता है एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए, लेकिन उसके बाद सब हमारी लिटिल ईगो के लिए है। कई लोग ऐसा पैसा कमाने के लिए जो हमें नहीं चाहिए उस चीज को दांव पे लगा देते हैं जो हमें चाहिए, और ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। इसलिए कई बार खुद पर एक स्टॉप लगाना भी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट के ऊपर 2000 से भी ज्यादा बुक्स लिखी जा चुकी हैं और ऑब्वियसली सब मानते हैं कि वॉरेन एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि वॉरेन
बचपन से ही बहुत अच्छे इन्वेस्टर थे। वॉरेन की नेट वर्थ अप्रोक्सीमेटली $84.5 बिलियन है, जिसमें से 99.6% वेल्थ यानी $84.2 बिलियन उन्होंने कमाए हैं अपने 50th बर्थडे के बाद, जिसमें से $81.5 बिलियन उन्होंने कमाए जब सारे रिटायरमेंट ले लेते हैं, यानी 60 की एज के बाद। बफेट ने इन्वेस्टिंग 10 साल से ही शुरू कर दी थी। एट एज 30 उनके पास $1 मिलियन थे। जस्ट इमेजिन अगर वो एक नॉर्मल इंसान होते और 20 की एज में वो कुछ नया करने के लिए सोचते, तब उनके पास 30 की एज में $25,000 के करीब होते। और अगर एक नॉर्मल इंसान की तरह 60 की एज में वो रिटायरमेंट ले लेते, तो अगर हम उनका नॉर्मल 22% रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं, तो भी उनके पास सिर्फ $11.9 मिलियन होते, यानी अभी की नेटवर्थ के 99.9% कम पैसे। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। एनीवेज, क्या आपने जिम साइमंस का नाम सुना है? जिम हेज फंड के एक हेड हैं, जिन्होंने 1988 से पैसे को ऑन एन एवरेज 66% रेट से कंपाउंड किया है, जबकि वॉरेन बफेट ने करीबन 22% से कंपाउंड किया है। साइमन की नेट वर्थ करीबन $23 बिलियन है, यानी वॉरेन के करीबन 75% कम। लेकिन ऐसा क्यों? ऑब्वियसली रीजन है कंपाउंडिंग। साइमंस ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी 50 की उम्र में, लेकिन वॉरेन ने 10 की उम्र में। इसलिए उनके पास वॉरेन से आधा समय था अपने पैसों को कंपाउंड करने के लिए। अगर वॉरेन की तरह जिम साइमंस को 70 साल मिल जाते पैसा कंपाउंड करने के लिए, और उनके पैसे 66% के रेट से कंपाउंड होते रहते, तो उनकी आज नेट वर्थ 63 क्विंटिलियन 900 क्वाड्रिलियन 781 ट्रिलियन 780 बिलियन 748 मिलियन एंड $160,000 होती। कोई बात नहीं, डरना मत। अगर हम भी अपने पैसे को कंपाउंड करना चाहते हैं, तो इसका एक मेथड ऑब्वियसली है इन्वेस्टिंग, जिसमें हम प्रॉफिटेबल स्टेबल कंपनी के शेयर्स को लेके लंबे समय तक होल्ड कर सकते, ताकि वो कंपाउंड कर सके। इन्वेस्टमेंट के लिए काफी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जिनमें से एक प्लेटफॉर्म 5 पैसा है, जिन्होंने ये वीडियो भी स्पॉन्सर की है। अगर हमारी एज 25 साल से कम है और हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए 5 पैसा हमारे लिए ऑफर लेके आया है, जिसमें हमें कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी, कोई ब्रोकरेज फीस नहीं देनी पड़ेगी, अकाउंट मेंटेनेंस यानी कोई AMC चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। डिलीवरी ट्रेड्स में सेल करते वक्त हमें CDSL को DP चार्जेस चुकाने पड़ते हैं। ब्रोकिंग इंडस्ट्री में सबसे कम DP चार्जेस 5 पैसा के हैं, जिसके लिए हमें ₹5 चुकाने पड़ते हैं, जबकि बाकी जगह हमें ₹15 तक देने पड़ सकते। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमें कोई प्लेटफॉर्म फी या कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है। 5 पैसा स्कूल की लर्निंग ऐप भी है, जहां पर एक कॉन्सेप्ट 1 मिनट में सिखाया जाता है। एंड्रॉइड यूजर इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि आईफोन यूजर्स डायरेक्टली वेबसाइट school.5paisa.com पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए कि डीमैट अकाउंट खोलते वक्त यंग वेस्टर प्रोमो कोड यूज करना ना भूलें। 5 पैसा का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नेक्स्ट आता है फ्रीडम। ऑथर कहते हैं कि हैप्पीनेस की डेफिनेशन तो सबके लिए अलग है, लेकिन हर इंसान को एक चीज चाहिए, और वो है लाइफ में कंट्रोल और पैसा। और पैसा का जो सबसे अच्छा यूज है वो यही है कि हमें पैसा लाइफ में कुछ भी कभी भी करने की आजादी देता है। थोड़े से पैसे हमें फ्रीडम दे सकते हैं कि हम कुछ दिन काम से छुट्टी लेके कहीं घूमने जाएं, या अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हम पर ज्यादा बोझ ना पड़े। अगर हमारे पास थोड़े और पैसे हैं तो हम वेट कर सकते हैं उस जॉब की जो हमें चाहिए, वरना हमें वही जॉब करनी पड़ेगी जो सबसे पहले मिलेगी। अगर हमारे पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है, तो हमें अपने बॉस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 6 महीने में हम कोई और जॉब तो ढूंढ ही लेंगे। थोड़े और पैसे हैं तो हम बेशक कम सैलरी वाली जॉब ले सकते हैं, ताकि हमें उतना टाइम मिल जाए जिसे हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गुजार सकें। इन शॉर्ट, पैसे से हम अपना कुछ टाइम फ्री कर सकते हैं, और यही पैसे अचीव करने का गोल होना चाहिए कि हमें कंफर्टेबल लाइफ चाहिए और लाइफ में कंट्रोल चाहिए, ना कि हमें शो ऑफ करके लोगों को दिखाना है कि लाइफ में हमने कुछ बड़ा अचीव किया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मैन इन द कार पैराडॉक्स। ऑथर कहते हैं कि जब वो होटल्स में काम करते थे, तो बहुत से लोग फरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों में आते थे, और वो हमेशा उन गाड़ियों को देखते। लेकिन जस्ट इमेजिन, उन्होंने कभी उसमें बैठे इंसान को नहीं देखा। लेकिन हम सोचते हैं कि जब हम कार्स खरीदेंगे तो लोग हमें देखेंगे, ना कि कार को। होता यह है कि हमें लगता है कि हम सोचते हैं कि नई कार, नए कपड़े, कॉस्टली घड़ी खरीदने से हम लोगों को ये प्रूव कर देंगे कि हम अमीर हैं, हम लाइफ में सक्सेसफुल हो गए हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जैसे कि हमें फर्क नहीं पड़ता दूसरों के पैसों से, बस हमें लगता है कि हमें भी उतने ही पैसे कमाने हैं। उसी तरह दूसरों को भी फर्क नहीं पड़ता हमारे गैजेट से। इसीलिए ऑथर का बेटा जैसे ही पैदा हुआ, उन्होंने उसके फ्यूचर के लिए लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें वो एक्सपेंसिव घर या कार चाहिए, लेकिन ट्रस्ट मी, तुम्हें नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें बाकी लोगों से रिस्पेक्ट और एडमायरेशन चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सेव मनी। मान लीजिए कि इस वक्त हम दोनों की सेम नेटवर्थ है, और आप मुझसे बेटर इन्वेस्टर हो। मैं 8% एनुअल रिटर्न ले सकता हूं और आप 12%। लेकिन मान लीजिए कि मैं पैसों को थोड़ा बेटर मैनेज कर सकता हूं, और मुझे खुश होने के लिए बहुत ही कम पैसे चाहिए,
लेकिन आपको जैसे जैसे आपके एसेट्स बढ़ते हैं, आपका खर्चा भी उतनी तेजी से बढ़ता रहता है। लेकिन फिर भी मेरे पास ज्यादा वेल्थ होगी, बेशक आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो। क्यों? क्योंकि वेल्थ में इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा सेविंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ऑथर कहते हैं कि सेविंग तब होती है जब हम ये समझें कि हाँ, हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम तो चाहिए ही एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए, लेकिन उसके बाद वाली सारी इनकम हमारी ईगो के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वेल्थ इज द मनी दैट यू डू नॉट सी। ऑथर हमेशा होटल में एक आदमी को देखते थे जो अपनी पॉर्श गाड़ी में एक्सपेंसिव कपड़े पहन के आता था। सब लोग उसे काफी अमीर और स्मार्ट समझते थे, लेकिन एक दिन वो पुरानी होंडा में आया तो ऑथर ने उसे पूछा, तुम्हारी पॉश गाड़ी कहाँ गई? तो इस पर उस इंसान ने बिना शर्म के कहा, मैंने 70 लाख का लोन लिया था कार के लिए, जो डिफॉल्ट हो गया है, और कंपनी वाले उस कार को ले गए। इस पर ऑथर कहते हैं कि जब भी हम किसी को 70 लाख की कार चलाते हुए देखते हैं तो हमें इससे ये नहीं पता चलता कि उनके पास 70 लाख रुपए हैं, बल्कि ये पता चलता है कि जितने पैसे उनके पास पहले थे, अब उसमें से 70 लाख रुपए कम हो गए हैं या फिर 70 लाख का लोन ले लिया है। हमें से जब कोई बोलता है कि हमें मिलियनेयर बनना है, तो इससे उन लोगों का मतलब ये नहीं है कि वो $1 मिलियन यानी 7 करोड़ रुपए चाहते हैं, बल्कि वो 7 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं। जबकि वेल्थ वो कार्स हैं जो हमने कभी खरीदी नहीं, वो बंगलो है जो हमने कभी खरीदा नहीं, वो वॉचेस है जो हमने कभी पहनी नहीं। ऑथर कहते हैं कि रियल वेल्थ जो है वो छुपी रहती है, इसलिए हमें वेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, ना कि शो ऑफ पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने टोटल 7 पॉइंट्स देखे थे, जिसमें पहला था लक एंड रिस्क। इस पॉइंट में हमने देखा था कि कई बार कई फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद हमें उन पर फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। नेक्स्ट पॉइंट था नेवर इनफ। इस पॉइंट में हमने रजत गुप्ता की स्टोरी देखी थी कि कई बार इंसान के लिए $100 मिलियन यानी 700 करोड़ रुपए भी कम पड़ जाते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमें कब अपनी ईगो पर स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। इस पॉइंट में हमने देखा था कि जिम साइमंस की 66% रेट ऑफ एनुअल रिटर्न लेने के बावजूद वॉरेन बफेट से कम वेल्थ, और वो इसीलिए है ड्यू टू लॉ ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग 10 साल से शुरू कर दी थी, जबकि जिम साइमंस ने इन्वेस्टिंग 50 साल में शुरू की थी, इसलिए जिम की नेट वर्थ वॉरेन बफेट से 75% कम है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम। इस पॉइंट में हमने देखा था कि पैसे का बेस्ट यूज ये है कि ये हमें लाइफ में कंट्रोल और फ्रीडम देता है, और हमें इसे इसी पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट था मैन इन द कार पैराडॉक्स। इस पॉइंट में हमने देखा था कि जब हम सब एक दूसरे की कार देखते हैं या कोई महंगी चीज देखते हैं, तो उस चीज के बारे में सोचते हैं, ना कि उस इंसान के बारे में। इसलिए जब हम भी कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदेंगे तो लोग भी उस एक्सपेंसिव चीज के बारे में सोचेंगे, इसलिए इस पैराडॉक्स में हमें नहीं जीना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट था सेव मनी। इस पॉइंट में हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सेविंग का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए शो ऑफ करने के बजाय हमें सेविंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट था वेल्थ इज द मनी दैट यू डू नॉट सी, जिसमें हमने देखा था कि वेल्थ वो नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि वो है जो हमारे पास सेव्ड रहती है। वो आइटम्स हैं जो हम दिखावे के लिए खरीदते नहीं हैं। दोस्तों, अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड और ऑसम बुक समरीज हिंदी में फ्री में सुनना चाहते हैं, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, $100 स्टार्टअप, लीन स्टार्टअप, द लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग या द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक्सेट्रा, तो आप हमारी गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हिंदी में फ्री में 130 से ज्यादा बुक समरीज आप सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपको लगता है कि यूजलेस खर्चे कर रहे हैं और जिन्हें अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करने की जरूरत है। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।